नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेशी छात्र नेता हादी की हत्या के दो मुख्य आरोपी भारत भागे। आरोपी हलुआ घाट सीमा से भारत में प्रवेश कर मेघालय पहुंचे। संदिग्धों की पहचान फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख के रूप में हुई है। बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के मामले में दो मुख्य संदिग्ध भारत की ओर भाग निकले हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस यानी डीएमपी के अनुसार ये संदिग्ध मयमन सिंह शहर के हलुआ घाट सीमा से भारत में प्रवेश कर मेघालय पहुंच गए। डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त एसएन नसरुल इस्लाम ने रविवार को डीएमपी मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार संदिग्धों ने हलुआ घाट सीमा के रास्ते से भारत में प्रवेश किया। सीमा पार करने के बाद उन्हें एक व्यक्ति जिसका नाम फुर्ती है उसने रिसीव किया। बाद में एक टैक्सी ड्राइवर सामी ने उन्हें मेघालय के तुरा शहर पहुंचाया। संदिग्धों की पहचान फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक भागने के दौरान स्थानीय सहयोगियों की मदद से वे सीमा पार करने में सफल रहे। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बंकर में जाने की मिली थी सलाह। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया खुलासा। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने बताया था कि भारत ने सटीक हमले शुरू कर दिए हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में गहरी चिंता फैल गई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुलासा किया कि मई में तनाव बढ़ने के दौरान उन्हें बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जरदारी ने बताया कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें बताया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक हमले शुरू कर दिए हैं और युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। भारत ने 7 मई को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और पाकिस्तान में पीओके में स्थित 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। इसके बाद सीमा पर गोलीबारी बढ़ी, जिससे बड़े सैन्य टकराव का खतरा पैदा हो गया। हालात तब शांत हुए जब पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने पहली बार माना कि ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ। विदेश मंत्री इसहाक डार ने दी जानकारी। भारत ने रावलपिंडी के चकला स्थित नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी सरकार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि मई में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने बताया कि भारत ने रावलपिंडी के चकला स्थित नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें सैन्य ठिकाने को नुकसान हुआ और कुछ जवान घायल हुए। डार के मुताबिक भारत ने 36 घंटे में कम से कम 80 ड्रोन भेजे, जिनमें से 79 को रोक लिया गया, जबकि एक ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के जवाब में की गई थी। सैटेलाइट तस्वीरों में भी पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान की पुष्टि हुई है। अरावली की नई परिभाषा पर जयराम रमेश के 4 सवाल। जयराम रमेश बोले, नई परिभाषा से 90% अरावली असुरक्षित। जयराम रमेश ने एफएसआई रिपोर्ट और खनन पट्टों पर उठाए सवाल। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से 4 अहम सवाल पूछे हैं। 28 दिसंबर 2025 को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अरावली को सिर्फ 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू आकृतियों तक सीमित करना पूरी पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक और पारिस्थितिक अखंडता को कमजोर करेगा। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या राजस्थान में 2012 से अरावली की पहचान 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं होती रही है, जिसमें 20 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियों और उनके आसपास के क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। उन्होंने एफएसआई के 20 सितंबर 2025 के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां भी मरुस्थलीकरण रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सीईसी ने नवंबर 2025 में 164 खनन पट्टों को अरावली क्षेत्र के भीतर नहीं माना था। कांग्रेस का दावा है कि नई परिभाषा से 90% से ज्यादा अरावली असुरक्षित हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने नई खनन लीज पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में लगातार तनाव जारी। इंकलाब मंच की देशव्यापी नाकाबंदी की घोषणा। न्याय नहीं तो आंदोलन तेज, इंकलाब मंच की चेतावनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इंकलाब मंच ने आज से पूरे बांग्लादेश के सभी डिविजनल शहरों में
पूरी तरह से नाकाबंदी की घोषणा की है। यह शरीफ उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर की जा रही है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के अनुसार संगठन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि नाकाबंदी रविवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रथोम आलो ने बताया कि यह घोषणा राजधानी के शाहबाग चौराहे से भी की गई, जहां इंकलाब मंच शुक्रवार से धरना दे रहा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को मुख्य रूप से इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका, सिलहट, चट्टोग्राम और कुश्तिया में सड़कों को जाम कर दिया और हादी के लिए न्याय की मांग करते हुए धरना दिया। इंकलाब मंच के नेता अब्दुल्ला अल जाबेर ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन और तेज होगा। यहां तक कि संसद और मुख्य सलाहकार के आवास का घेराव भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी हत्या के बाद देश भर में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। उन्नाव रेप केस, सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर को होगी सुनवाई। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में सीपीआई और पीड़िता की याचिकाओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। कॉज लिस्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस शेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता की ओर से वकील अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अलग दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर खड़गे का मोदी सरकार पर वार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने न संविधान से समझौता किया, न धर्मनिरपेक्षता से और न ही गरीबों के हकों से। हम सत्ता में ना हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा और न ही मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था तक ही रखा, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए शशि थरूर बोले संगठन को मजबूत करना होगा। दिग्विजय सिंह ने की थी बीजेपी आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा कि संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है और इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से उनकी बातचीत स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि यह दिन कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास और देश के लिए उसके योगदान को याद करने का अवसर है। यह बयान दिग्विजय सिंह द्वारा 1990 के दशक की एक पुरानी तस्वीर शेयर करने के बाद आया, जिसमें नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर बैठे दिखे। सिंह ने इस तस्वीर को प्रभावशाली बताते हुए बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की थी, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बाद में सिंह ने स्पष्ट किया कि वह बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के विरोधी हैं और उन्होंने केवल संगठनात्मक क्षमता की बात की थी। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया। पवन खेड़ा बोले आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आरएसएस से नहीं, देश कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ करने वाले बयान पर कई कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ पार्टी नेता पवन खेड़ा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ नहीं है। गोडसे के लिए जाना जाने वाला संगठन गांधी द्वारा स्थापित संगठन को क्या सिखा सकता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। हमें आरएसएस जैसे संगठन से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश शासन, उसके अन्याय और उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और उसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम उनकी यानी आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं।
जाति सम्मेलनों से बीजेपी परेशान, यूपी के एमएलए एमएलसी को खुली चेतावनी। आरएसएस की आपत्ति के बाद बीजेपी सख्त। 2027 आगामी चुनाव से पहले बीजेपी में जातीय गुटबाजी का डर। बीजेपी अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे जाति सम्मेलनों से परेशान है। आरएसएस की ओर से आपत्ति आई है कि जब संघ सनातन हिंदू एकता की बात करता है तो जाति सम्मेलन उसके मकसद को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों यानी एमएलए और एमएलसी को जाति आधारित बैठकों में शामिल होने के खिलाफ खुली चेतावनी जारी की है। पार्टी का मानना है कि ऐसी बैठकें पार्टी के अंदर जातीय गुटबाजी को बढ़ावा देती हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन बैठकों से प्रेशर ग्रुप बन रहे हैं जो टिकट वितरण और मंत्रिमंडल में जगह के लिए सौदेबाजी करने के लिए बनाए जा रहे हैं। नई चेतावनी उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने भी इन बैठकों पर नाराजगी जताई है। पार्टी नेतृत्व ने संबंधित विधायकों से संपर्क कर चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा होने पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में भाईचारे की मिसाल, सिख महिला ने मस्जिद के लिए दान की जमीन। गांव में गुरुद्वारा और शिव मंदिर तो हैं, लेकिन पहले मस्जिद नहीं थी। सिख महिला, हिंदू परिवारों ने भी आर्थिक सहायता प्रदान की। घोर सांप्रदायिक माहौल के इस दौर में पंजाब के एक गांव से सांप्रदायिक सद्भाव की तिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है। फतेहगढ़ साहिब जिले के जखवाली गांव में 75 वर्षीय सिख महिला बीबी राजेंद्र कौर ने मस्जिद निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर दी है, जबकि गांव के सिख और हिंदू परिवारों ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। जखवाली गांव, जो चंडीगढ़ से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है, मुख्य रूप से सिख बहुल है। यहाँ 400 से 500 सिख परिवार, 150 हिंदू परिवार और 100 मुस्लिम परिवार रहते हैं। गांव में गुरुद्वारा और शिव मंदिर तो हैं, लेकिन पहले मस्जिद नहीं थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए पड़ोसी गांव में जाना पड़ता था। बीबी राजेंद्र कौर ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों के पास मस्जिद नहीं थी और उन्हें नमाज के लिए अगले गांव जाना पड़ता था। इसलिए मैंने उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जमीन देने का विचार किया और 5 मरला यानी लगभग 1360 वर्ग फुट जमीन दान कर दी। हमें बहुत खुशी है कि वे खुश होंगे। अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, 29 दिसंबर को सुनवाई। अरावली पहाड़ियों पर नए नियम से बढ़ी चिंता, नए नियम का देश भर में हो रहा विरोध। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर उठी चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 27 दिसंबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इसकी सुनवाई 29 दिसंबर को तय की है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की स्पेशल वेकेशन बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। यानी इसके अनुसार अब केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। इस फैसले से पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित हैं कि अरावली के बड़े हिस्से की सुरक्षा खत्म हो जाएगी और खनन बढ़ सकता है। इस वजह से इस नियम का विरोध हो रहा है और अरावली बचाओ अभियान शुरू किया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.